कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। वीडियो का जो आपका एग्ज़ाम होना है या कोई भी ग्रुप सी का जो अभी तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो उसमें एक टॉपिक दिया है, आप लोग चेक करना, पॉलिटी के एंड में दिया होगा, भूमंडलीकरण, आवश्यकता, गुण, अवगुण, ये एक टॉपिक दिया है। ठीक है, अब कई चीज़ें आती कि यार स्किप करके चले जाएं। पहले बता रहा हूँ, आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फैक्ट ना आके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना है। और क्योंकि सिलेबस क्या है तो क्यों हम मतलब छोड़ के जाएं। हमें तो अपना सिलेबस क्या करना है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, और हमें ये लगना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है एग्जाम तक वो कंप्लीट हो जाए, यही तो हमारा टारगेट है ना। क्योंकि आरओ का अभी जो वो मैं बता रहा था आपको, वो जो समस्या है यानी जो दिव्यांगजनों की चिन्हीकरण की जो प्रक्रिया गतिमान है उसके दृष्टिगत 18 जून अब थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं, अब मैं तो नहीं कह सकता कि होगा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी संभावनाएं कम होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि 10 मई हो चुकी है और अब कितने 38 डेज बचे हैं। अगर अध्याचन प्रेषित हुआ है नहीं हुआ है, विज्ञापन आया नहीं है, उसके बाद तो कम से कम 1.5-2 महीना तो बच्चों को तैयारी के लिए चाहिए होता है। अब एडमिट कार्ड बनने होते हैं, स्क्रूटनिंग होती है, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, तो अब मुझे लग नहीं रहा कि होगा, जो भी होता है देखते हैं क्या होगा। देखिए, हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि इसके एग्जाम की तिथि आपकी घोषित है और हमें लगभग आज से 2 महीने बचे हैं। ठीक है, तो 2 महीने आपने पूरी जी जान लगानी, मैंने आपसे कह दिया। तो जो होमवर्क डेली बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूं तैयार करने को, मैंने क्या कह दिया, डेली रिवीजन करना है, रिवीजन के बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो हम आज से एक चीज करेंगे जो, क्योंकि मैं जब टॉपिक मॉर्निंग पे देता हूं तो मैं मेरा थोड़ा सा ना क्या हो जाता कि एक हौच पौच सा हो जाता है कि होमवर्क भी देना है ये टॉपिक, तो वो ना बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा। तो होमवर्क वाला जो लगभग 10 मिनट की वीडियोस है वो इवनिंग में आएगी। ठीक है, आप एक काम करना, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपको सफलता पानी है, आपको सक्सेस लेनी है कैसे भी। ठीक है, तो आप ये कोशिश कीजिए जिसका जहां हुआ होने दो। ठीक है, कई बच्चे अब छूट जाएंगे, जैसे पटवारी में जिसका हो गया, कांस्टेबल जो बन गए, या फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम निकल चुका है, उसके अलावा जो बच्चे छूट गए हैं तो आप निराश मत होइए। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आज जहां पे ये बच्चे हैं कल यही बच्चे आपके साथ फिर एग्जाम में बैठेंगे इससे ऊपर की पोस्ट में, तो आप डायरेक्टली ऊपर वाली ले लो, ये भी तो हो सकता है ना, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी देखिए बच्चों, वीडियो के लिए जी जान लगाइए। टेस्ट पेपर आपके चल रहे हैं, 8-7 पेपर हो चुके हैं, 8वां पेपर आपका टेस्ट का कल आएगा, तो वहां भी आपको एफर्ट लगाना है, वहां भी अपना परीक्षण करना है किस तरीके से आपका काम बन रहा है। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या दिया है बच्चों, भूमंडलीकरण, और मैंने पहले कह दिया कि ग्लोबलाइजेशन यानी एक प्रकार के थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, बेसिकली देखिए, भूमंडलीकरण ये जो शब्द है बेसिकली इकोनॉमी के सेक्टर में आता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है। ठीक है, हालांकि आज के दिन हम हर क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, यानी बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी होती है आर्थिक रूप से क्या होती है, मतलब आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली है। अर्थात जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत कर देते हैं, यूनिफाइड कर देते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक दूसरे से लिंक करते हैं, अर्थात कि विश्व में कहीं पे कोई घटना होती है, आर्थिक घटना, उसका प्रभाव अगर दूसरे देश पे भी पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्यों पड़ रहा है, वो आर्थिक गतिविधियां एक दूसरे से लिंक हो चुकी हैं, एकीकृत हो चुकी हैं। यानी आपके घर में कुछ हो रहा है, दूसरे के घर में प्रभाव पड़ रहा है, तो यही अपने आप में क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। तो अगर ये पूछता है कि भूमंडलीकरण का सामान्यतः क्या अर्थ है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना। ठीक है, लिखो, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना है। ठीक है, ग्लोबल ये भूमंडलीकरण का को एक करना, एकीकृत लिख दो, एकीकृत। ठीक है, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना ही अपने आप में क्या है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, सामान्यतः ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आर्थिक क्षेत्र में निकल के आई, वैश्विक स्तर पे क्या होने लगा, जब स्टार्टिंग में जब 19वीं 20वीं शताब्दी में जब विभिन्न राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे, औपनिवेशिक जो दौर था वो समाप्त होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत से राष्ट्र ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब वो आयात भी नहीं होता था, यानी किसी देश को कोई सामान मंगाते भी नहीं थे, निर्यात भी नहीं होता था, यानी अधिकांश देशों ने क्या कर दी, अपनी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कर दी। ठीक है, अगर ये पूछता है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है जिस देश का आयात और निर्यात जिसने बंद किया हो, ना आयात करता हो ना निर्यात करता, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। भारत ने भी अपनी स्वतंत्रता के बाद यही अर्थव्यवस्था अपनाई।
लेकिन एक समय के बाद क्या होने लगा, विकसित राष्ट्रों ने बहुत एडवांस लेवल की क्या पा ली थी, प्रोग्रेस ले ली थी। उनका तकनीकी का विकास हुआ, उनके वहाँ बेहतर संसाधनों थे, उसका उन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज किया। उनके वहाँ अलग अलग प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी जो सिस्टम था उसकी वजह से वहाँ उत्पादन बढ़ा। तो इन राष्ट्रों ने जो इसने अर्थव्यवस्था को बंद किया हुआ था वो पिछड़ गई। अर्थव्यवस्था बंद थी तो इनके वहाँ एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जितने इनके रिसोर्सेज थे वो जितना कर सकते थे वो तो किया, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास मशीनरी सिस्टम सही नहीं था। तो ये क्या हो गए, पिछड़ गए। तो ऐसी कंडीशन आने लगी कि इन लोगों के पास खाने के लिए भी क्या हुआ, मतलब चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब क्या था, बहुत से रिसोर्सेज तो थे इनके पास, संसाधन तो थे, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करते, मशीनरी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी। अब विकसित देशों के पास संसाधन कम थे, मशीनरी अच्छी थी। यानी उनके पास जैसे कोई यूएसए है या कोई वेस्टर्न कंट्री है जो डेवलप्ड है, मशीनरी थी लेकिन संसाधनों की कमी थी। अब संसाधन कहाँ थे, इनके पास थे, जो गरीब देश थे, जो स्वतंत्र हुए थे, लेकिन इनके पास मशीनरी नहीं थी। तो उनको चाहिए थे रिसोर्सेज ताकि वो अपनी मशीनरी को वहां लगा के प्रोडक्शन करें और अपना भी मुनाफा कमाएं। इन लोगों को चाहिए थे कि हमारे रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग हो जाए और हमारे रिसोर्सेज का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो वहां से इनको तकनीकी मिलने लगी, इन्होंने रिसोर्सेज दिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट निकला, वो निकला ग्लोबलाइजेशन का, यानी भूमंडलीकरण का, अर्थात यानी इसको वैश्वीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वैश्वीकरण भी लिख लेना, ये टॉपिक दिया है आपका, इसी को वैश्वीकरण भी बोलते हैं। तो यहां से क्या होने लगा कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट सामने उभर कर आने लगे। तो धीरे धीरे विश्व की अर्थव्यवस्था को आपने क्या करना शुरू किया, एक करना शुरू किया, एकीकृत करना शुरू किया। इसी को क्या बोला गया, भूमंडलीकरण बोला गया। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, कोई वस्तु है, जैसे आपने कोई वस्तु फिजिकली आप जिसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, यानी कोई वस्तु है, कोई सर्विस है या कोई व्यक्ति है और कोई इंफॉर्मेशन है, इसको राष्ट्रीय सीमाओं से आर पार आप स्वतंत्र रूप से इसका क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, लिखो वस्तु कॉमा सेवा कॉमा व्यक्तियों कॉमा तकनीकी, ठीक है, आदि का राष्ट्रीय सीमा से बाहर, राष्ट्रीय सीमा से बाहर स्वतंत्र रूप से, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा था कि इससे क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकल आएगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं हम, आदान प्रदान, स्वतंत्र संचरण भी इसको बोल सकते हैं। तो वो भी अपने आप में क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। अब देखिए, पहले मैंने क्या कहा कि ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए थी, लेकिन आज ऐसा दौर नहीं है। आज आपकी स्पोर्ट्स प्लेयर देखिए, आप आईपीएल वगैरह देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो फ्रेंचाइजीज लीग है, यानी ये कहाँ से, देखिए किस देश के प्लेयर हैं आपके देश में आके खेल रहे हैं। ये नहीं है क्या ग्लोबलाइजेशन। अगर बंद अर्थव्यवस्था होती, राष्ट्र की सीमाएं बंद होती, कोई एक दूसरे देश से दूसरे देश नहीं जाता। आज क्रिकेट होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है, कभी अफ्रीका में होता है, कभी यहाँ के प्लेयर वहाँ के लिए खेलते हैं। यानी कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में भी ग्लोबलाइजेशन है। पॉलिटिकल फील्ड में देखो, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के दौरे होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, आपस में एग्रीमेंट होते हैं, ये भी अपने आप में ग्लोबलाइजेशन है। कल्चर देखो, अमेरिका वेस्टर्न कल्चर भारत में आ रहा, भारत का कल्चर दूसरे देशों में जा रहा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। यानी आप सिर्फ अर्थव्यवस्था के आधार पे ही वैश्वीकरण है नहीं कह सकते हो। आज हर फील्ड में, राजनीति, समाज, खेल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में विश्व क्या हो गया, एक हो गया। इसी को क्या बोला गया है, ग्लोबलाइजेशन या अपने आप पर भूमंडलीकरण। लेकिन बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी शुरू हुई थी, ये किस चीज के लिए हुई थी, अर्थव्यवस्था के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में ये कब से शुरू हुआ, भारत में इसकी प्रक्रिया 1991 से शुरू हुई। 1991 से 1991 की नई आर्थिक नीति से भारत में भूमंडलीकरण शुरू माना जाता है। ठीक है, नई आर्थिक नीति से भारत में क्या माना जाता है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन शुरू माना जाता है। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति से क्या शुरू हुआ था, वैश्वीकरण शुरू हुआ था। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, विश्व व्यापार को बढ़ाया, उन्नत प्रौद्योगिकी से निकटता हुई। ठीक है, विश्व ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में अगर आप देखोगे, इसके कारण विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड हुआ वो बढ़ा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो अस्तित्व में आई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो एक से अधिक राष्ट्र में रजिस्टर्ड होती है,
वहाँ व्यापार करती है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही है सपोज, तो चलो ये तो छोड़ो, कोई दूसरी कंपनी एयर इंडिया ले लो आप, ठीक है। एयर इंडिया आप यहाँ भी सेवा दे सकती है, दूसरे देश में भी सेवा दे सकती है। जैसे रिलायंस है, यहाँ सर्विस दे रही, वहाँ भी दे रही। टाटा है, यहाँ सर्विस देगी, दूसरे देश में भी सर्विस दे रही है। तो अपने आप में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में क्या करती है, अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। उनके कारण वो एक से अधिक राष्ट्रों में जब वो रजिस्टर्ड हुई तो विश्व व्यापार ग्लोबलाइजेशन से बढ़ा, क्योंकि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ क्या हो गई थी, एकीकृत हो गई थी, जुड़ गई थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी से निकटता हुई, ठीक है। जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिन राष्ट्रों के पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, उसके कारण क्या हुई, निकटता उत्पन्न हुई, ठीक है। यानी वर्ल्ड लेवल पे जो टेक्नोलॉजी थी उससे क्या आए, हम लोग निकट आए। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इससे भूमंडलीकरण से अवरोध समाप्त हुए। पहले क्या होता था बच्चों, लिखो अवरोध समाप्त, अगला पॉइंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भूमंडलीकरण से क्या क्या हुआ, इनसे अवरोध समाप्त मतलब वस्तु ऑब्लिक सेवा पर, ठीक है। यानी इन पे अवरोध समाप्त हुआ। पहले क्या होता था, जैसे कोई राष्ट्र ए है, ये राष्ट्र बी है, इनसे ए से बी में कोई सामान नहीं जाता था, ना बी से ए में, ठीक है। ये होता ही नहीं था। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, इजीली ए से बी में सामान पहुंचने लगा और बी से भी क्या हुआ, ए में सामान आने जाने लगा, यानी वस्तुएं और सेवाएं। यानी कहीं ना कहीं वस्तु और सेवा के जो आयात निर्यात है उसके संबंध में अवरोध को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। और वर्तमान में भी अभी हालांकि कई चीजों पर अवरोध उत्पन्न होते हैं, वो आपको बताऊंगा। क्योंकि जब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में कोई वस्तु अगर आती है तो सीमा पे एक टैक्स लगता है, ठीक है। सीमा शुल्क भी बोल सकते हो, कस्टम ड्यूटी जो भी बोलते हो। अगर इस पे बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लगा दिया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे, तो बहुत ज्यादा सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी लग गई तो उसके रेट बहुत बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ जाएंगे तो वो बिकेगी नहीं उस देश की मार्केट में, क्योंकि बहुत महंगी होगी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो भी अवरोध है, ठीक है। ये भी चलता है, ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा वस्तुओं की कीमत लगभग सभी जगह समान होने लगी, ठीक है। लिखो वस्तु की कीमत लगभग सभी जगह समान, हालांकि प्रैक्टिकली है नहीं, वस्तु की कीमत सभी जगह समान होने लगी, ठीक है। सभी जगह समान होने लगी, किससे, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली वैश्वीकरण है। अब देखो बच्चों इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिखो भूमंडलीकरण के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो उद्देश्य, लिखो उद्देश्य क्या है। बेसिकली इसका उद्देश्य तो स्वतंत्र एवं मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना है, ठीक है। लिखो स्वतंत्र एवं मुक्त व्यापार की नीति, स्वतंत्र एवं मुक्त व्यापार नीति, यानी फ्री ट्रेड सिस्टम एंड जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है। यानी मुक्त व्यापार का मतलब बाधाएं ना हो, एक दूसरे से दूसरे देश में अगर व्यापार हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा क्या हो, बाधाएं उत्पन्न ना हो, फ्री ट्रेड हो सिस्टम। फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, मुक्त है, मुक्त फ्री ट्रेड सिस्टम। आबाद रूप से, निर्बाध रूप से आयात निर्यात वगैरह होते रहे, कोई फालतू की गवर्नमेंट वो न करे, क्या अपने आप में उस पर अवरोध उत्पन्न न करे। दूसरा, स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटा को कम इसने किया है, ठीक है। स्थानीयकरण मतलब जब कोई, जैसे ग्लोबलाइजेशन नहीं था उससे पहले के दौर में, कोई चीज अगर प्रोडक्ट कहीं पे बनती थी, अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती थी तो बहुत नुकसान होता था, वो चीज बर्बाद चले जाती। अब क्या है, कम से कम अगर वो चीज यहाँ नहीं बिकेगी, हम दूसरे देश में उसको बेच सकते हैं, दूसरे देश में उसको भेज सकते हैं। तो ये भी उसका उद्देश्य रहा, यानी स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटा को कम किया है इसने, ठीक है। लिखो स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटा को कम, मौद्रिक घाटा इसने क्या किया, कम किया, ठीक है। यानी स्थानीयकरण का मौद्रिक घाटा इसके द्वारा क्या हुआ, कम हुआ। इसके अलावा बाह्य उदारीकरण बढ़ा, ठीक है। यानी विदेशी वस्तु, सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी का आयात, इससे क्या हुआ, इससे प्रतिबंध हटा, ठीक है। लिखो बाह्य उदारीकरण हुआ। उदारीकरण का मतलब बच्चों किसी चीज को सरल बनाना, ठीक है। कोई किसी चीज से प्रतिबंधों को कम करना, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। बाह्य उदारीकरण यानी इससे क्या हुआ, जैसे विदेशी कोई वस्तु है, आज देखो एप्पल का फोन इजीली आप ले सकते हो, सेवा है, ठीक है, सर्विस ले सकते हो। कभी KFC का खाने चले जाते हो, कभी बर्गर किंग का, ये तो सर्विस है ना, अपने आप में आपको खिला रहे हैं, सर्विस है, ठीक है। कि विदेशी वस्तु, सेवा, यहाँ की पूंजी, प्रौद्योगिकी से प्रतिबंध हटाए गए, ठीक है। इसी का प्रभाव रहा, से प्रतिबंध हटाना। पहले तो ये आपके देश में आते ही नहीं थे, कहीं भी नहीं आते थे। आज देखो हर सर्विस आपको अपने देश में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा घरेलू उदारीकरण को बल देना, यानी घरेलू उदारीकरण लिखो,
घरेलू लेवल पे क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ। अब आपको के साथ घरेलू उदारीकरण का क्या मतलब है, यहां पर उत्पादन, निवेश, बाजार और व्यवस्था का महत्व बढ़ा। ठीक है, लिखो उत्पादन, निवेश, पहले होता था ना ये कई कंपनी जैसे घरेलू लेवल पे इस कंपनी यहाँ पे निवेश नहीं कर सकती, इतने तक ही निवेश कर सकते हैं, फालतू का पैसा ये नहीं लगाएंगे, ये सब चीजें होती थी। यानी उत्पादन हो गया, निवेश है, इसके अलावा बाजार व्यवस्था का महत्व बढ़ाया गया। ठीक है, यानी बाजार मतलब बाजार का महत्व बढ़ा। लिखो बाजार का महत्व, यानी सरकार ने अपने आप को क्या किया, पीछे किया और लोगों को प्राइवेट तरीके से, यानी लोगों के बीच जो अपने आप में प्रतिस्पर्धा थी उस पर क्या किया था, काम किया। यानी घरेलू उदारीकरण को इसके द्वारा क्या मिला, बल मिला। किसके द्वारा, भूमंडलीकरण के द्वारा। ठीक है, अब लिखो व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा गया। ठीक है, लिखो व्यापार प्रतिस्पर्धा यानी जो इस पे कॉम्पिटिशन है वो क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, को बढ़ावा मिला इसके द्वारा, किसके द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। क्यों, कैसे व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इतने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एक देश से दूसरे देश में रजिस्टर होंगी, उस देश की लोकल कंपनी होंगी, सेम प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कंपनी भी कर रही है, वो भी कंपनी कर रही है, तो ये क्या होगा, कंपटीशन को बढ़ाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, व्यापार प्रतिस्पर्धा इससे बढ़ी। इसके अलावा देखो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुनियोजित तरीके से तो छोड़ दो। ठीक है, बेसिकली ये था। अब बच्चों ये आखिर क्या ऐसा कॉज है कि इसको प्रोत्साहन मिला, क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, इसको बढ़ावा मिला। ठीक है, तो लिखो भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, यानी फैक्टर क्या थे जो इसको क्या करने लगे, प्रोत्साहित। ठीक है, प्रोत्साहन के कारक, भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक। ठीक है, क्या लिखोगे, भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक। ठीक है, पहला लिखो तकनीकी ज्ञान का विस्तार, तकनीकी ज्ञान का विस्तार। आज के टाइम पे देखो टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुंच चुकी है, आप घर पे बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू या कोई आईटी सेक्टर के थ्रू, मेल के थ्रू कई चीज़ें आपको क्या मिलती है, घर पे ही पता चल जाती है। जब आप इतनी टेक्नोलॉजी से दूसरे देशों में क्या हो रहा, अपने देश में क्या हो रहा, जब इस चीज़ की खबर लेने लगोगे तो इस चीज़ को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, आप देखो अगर सब चीज़ तकनीकी होती ही नहीं, आप अपने घर में बैठे रहते, आपको पता ही नहीं चलता देश दुनिया में क्या हो रहा, तो फिर कहाँ बढ़ावा मिलता। जब आप इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे हो, कंप्यूटराइज हर चीज़ है, डिजिटल हर चीज़ हो रही है, तकनीकी इतने आगे चली गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतने आगे चली गई है, घर बैठे आपको अगर सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है तो आप भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण के चीज़ों से पीछे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा उदारीकरण, यानी बच्चों ये बहुत बड़ा फैक्टर है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आसान किया गया, व्यापार को इजी बनाया गया, बहुत सी जगह से लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया, निवेश की सीमा को हटाया गया। जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, आपके देश में रजिस्टर होना चाहता है, आपके देश में व्यापार करना चाहता है, तो उदारीकरण की प्रक्रिया ने क्या किया, भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी वैश्विक निवेश इससे क्या होता है, बढ़ता है। जब आप प्रतिबंध हटाओगे किसी चीज़ से, वैश्विक लिखो, वैश्विक प्लस घरेलू निवेश बढ़ता है इससे। ठीक है, आपके व्यापार में। क्यों, उदारीकरण में क्या होगा, जैसे पहले क्या होता था, कई प्रोडक्ट पे अगर कई चीज़ों के उत्पादन पे लाइसेंस सिस्टम था, लाइसेंस नहीं होगा तो आप उस चीज़ में निवेश नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। दूसरा सीमा होती थी, इतने तक ही आप करोगे, इतने तक ही इन्वेस्ट करोगे। तो इन चीज़ों को हटाया, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया और बहुत चीज़ों को उदारीकृत किया, सरल किया। जब सरल किया करोगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होंगी या जो विदेशी निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा आपके देश में, वो ज़्यादा आएगा। क्यों, उनको पता है कि इस देश में व्यापार करना आसान है, बहुत इजीली यहाँ पे चीजें इजी गोइंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर कोई आपके देश में निवेश नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अगला लिखो मल्टीनेशनल कंपनी का विकास, एमएनसी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज का विस्तार। जितने ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जैसे कोई कंपनी ए है, अगर वो भारत में काम करना चाहती है और वो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में अगर उसका मेन प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके पुर्जे हो सकता है भारत में बने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है, लेबर सस्ता होगा तो उस कंपनी को क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। तो मल्टीनेशनल कंपनी जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, भूमंडलीकरण का प्रभाव उतना अधिक होगा। ठीक है, इसके अलावा लिखो विदेशी व्यापार का विस्तार। इससे भी क्या होता है, विदेशी व्यापार, एक दूसरे के साथ, दूसरे देश के साथ व्यापार हो रहा, इससे भी अपने आप में भूमंडलीकरण को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखो व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, पांचवा लिखो व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता,
सामान्य, इंपोर्टेंट कर देना, अभी बताता हूं, सामान्य समझौता, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट बोलते हैं इसको। 1948 में हुआ था, ठीक है। देखो गेट क्या था बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद, इसने भी पढ़ा है, ठीक है, द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ था उसके बाद जब विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, हर राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रहा था, एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं पे अपने देश में उसको प्रभाव न पड़े इसलिए प्रतिबंध लगा रहा था, तब बहुत से विश्व के देश आपस में बैठे और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी ये फुल फॉर्म भी पूछा था यूकेपीएससी ने, ठीक है। ये कब हुआ था? 1948 में। इसमें क्या था? व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। प्रशुल्क होता क्या है? जब कोई प्रोडक्ट दूसरे देश से आपके देश में आता है तो उसकी जो सीमा होती है यानी बाउंड्री पे वो क्या कर देता है? टैक्स लगा देता है, यानी बहुत प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है ताकि वो प्रोडक्ट आपके देश में आने से पहले महंगा हो जाए। महंगा होगा तो आपके देश में वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो कंपनी घाटे में चली जाएगी छोड़ के। तो इस टाइप के प्रतिबंध लगा रहे थे। तो गेट एक समझौता हुआ, उसमें एक सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए कि कैसे विश्व की जो व्यापार है या अर्थव्यवस्था उसको बहुत ईजी गोइंग बनाया जाए, वैश्विक स्तर पे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करे, इसको कैसे उदारीकृत किया जाए। तो ये गेट इसके लिए समझौता हुआ और इसके अलग अलग दौरों की क्या हुई? वार्ता हुई। और इसका एक दौर था उरुग्वे दौर बोला जाता है उसको, 1986 से 1993 के आसपास था। उसी उरुग्वे दौर के बाद एक संस्था का गठन हुआ जिसको बोला गया विश्व व्यापार संगठन। तो छठा लिखो, WTO की स्थापना, ठीक है। इसने भी भूमंडलीकरण को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है। WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है बच्चों ये 1 जनवरी 1995 की, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। इसको स्थापना हुई थी जेनेवा में, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, इसका मुख्यालय। और इसका मुख्य काम है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदारीकृत, सरल बनाना, ठीक है, उदारीकृत बनाना, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार का उदारीकरण करना है, उदारीकृत बनाना इसका मुख्य कार्य है जेनेवा। तो ये जब इसकी स्थापना हुई तो व्यापार को इसने क्या किया? आम मतलब इजी गोइंग बनाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भी भूमंडलीकरण को क्या मिला? बढ़ावा मिला, ठीक है। इसके पर अब देखते हैं बच्चों प्रभाव, भूमंडलीकरण का प्रभाव कहाँ का पड़ा? हर सेक्टर में पड़ा है, ठीक है। प्रभाव देखना है इसका, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे ही भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक हेडिंग लिख लो आप लोग, प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा इसका। देखो आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम सभी को प्रभावित करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले लिखो आर्थिक व राजनीतिक घटनाक्रम सभी को आज प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? विश्व में कहीं भी अगर मंदी आती है तो आपके देश में भी प्रभाव पड़ता है। कहीं भी राजनीतिक संकट आता है, युद्ध होता है, आप अब देखो जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उस टाइम पे जब शुरू हुआ था अचानक से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी क्योंकि वहां से पेट्रोल की सप्लाई होती थी भारत में। तो कहीं ना कहीं भारत को भी उससे, यानी विश्व अर्थव्यवस्था ऐसे कनेक्ट होगी, अमेरिका में कुछ हो रहा है आपके देश में प्रभाव पड़ेगा, क्यों? आप उस पर डिपेंड हो। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इस भूमंडलीकरण से आर्थिक व राजनीतिक घटनाक्रम का सभी को क्या करते हैं? हर राष्ट्र को प्रभावित करती हैं। कल के दिन कभी ऐसा ना हो बाई चांस जहां से हम सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं पेट्रोल, अगर वहां कोई राजनीतिक संकट आ जाता है, वहां युद्ध की स्थिति छिड़ जाती है तो तेल तो आना बंद हो जाएगा। तो आपके देश में तेल अगर महंगा हो जाएगा तो सारे वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसी तेल के माध्यम से सप्लाई होती है चीजें एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन तो इससे होता है ट्रांसपोर्ट। तो जब वो ही महंगा हो गया तो प्रोडक्ट खुद ही महंगे हो, यानी हम कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के साथ लिंकअप हो गए हैं, लिंकअप हो गए। अब किसी देश में कुछ हो, जैसे अब हम जिस देश को सबसे ज्यादा चीजें भेज रहे होंगे, अगर भगवान न करे हमारे देश में ऐसी कोई दिक्कत आए तो वो देश बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ क्या होगी? लिंकअप हो गई, ठीक है। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण व निजीकरण को इससे बढ़ावा मिला है। लिखो औद्योगिक इंडस्ट्रियल में, ठीक है, क्षेत्र में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन व निजीकरण को इससे बढ़ावा मिला है, ठीक है। निजीकरण को बढ़ावा यानी लोगों को प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला है। सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट कम करके प्राइवेट सेक्टर का वेलकम किया है और चीजों को इजी गोइंग बनाया है। किसके कारण? भूमंडलीकरण के कारण, ठीक है। अगला लिखो रोजगार के अवसरों पे क्या होगा? प्रभाव पड़ा है। रोजगार के अवसर प्रभावित हुए, कैसे? क्योंकि जो पहले मशीन करती थी, मतलब व्यक्ति करता था, अवसर प्रभावित हुए हैं। अब क्या हो गया?
जो लेबर है, सस्ता लेबर है, उसकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली है। तो रोजगार के अवसर इससे कहीं ना कहीं क्या हुए हैं बच्चों? भूमंडलीकरण से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अगला लिखो, कृषि व अधिकांश किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि प्लस किसान पर प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल, नेगेटिव। ठीक है, प्रभाव कैसे? क्योंकि देखो जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब ऐसा है ना, कई भारत में तो स्पेशली ऐसे किसान ज्यादा हैं जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास भूमि जो है कम है। अब वो गरीब किसान है, उनके पास जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो नई नई टेक्निक उत्पन्न हुई, अलग अलग प्रकार के उर्वरक हैं या खाद है या जो हाई किस्म के बीज हैं, ये सब चीजें या टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर, तो जो गरीब किसान है उसके पास तो चीजें है नहीं, तो वो तो वहीं का वहीं धरा रह गया। लेकिन जो संपन्न किसान था उसको टेक्नोलॉजी मिल गई, उसको अच्छे किस्म के बीज मिल गए, वो तो संपन्न हो गया। लेकिन अधिकांश किसान जो छोटे किसान है वो इससे क्या हो गए? नेगेटिव रूप से प्रभावित हुए। ठीक है, अगला लिखो, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव से पड़ा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे हो गया, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव, इतने उद्योग खुले, इतना ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज का विस्तार हुआ, तो उससे क्या हुआ? जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ा। इसके अलावा प्रदूषण की समस्या इससे उत्पन्न हुई है, मृदा पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये सब चीजें क्या हुआ? पर्यावरण पे ग्लोबलाइजेशन ने प्रभाव किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी समस्या है बच्चों, लघु उद्योगों के जो है क्या हुआ? नेगेटिव प्रभाव पड़ा। जो छोटे उद्योग थे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में निवेश जो है बड़े उद्योगों को हो रहा है, लघु उद्योग पे प्रभाव प्रभावित हुए हैं। ठीक है, लघु उद्योग जो छोटे मोटे कुटीर और लघु उद्योग होते हैं वो इससे क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं और विकसित देशों को इससे क्या हुआ है? फायदा हुआ है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, क्षेत्रीय विषमताएं। क्षेत्रीय विषमताएं का मतलब जैसे खुद ही आप देखो ना, क्षेत्रीय विषमताएं। अब आप कहोगे सर क्षेत्रीय विषमताएं कैसे हुई बड़ी? अभी बताता हूँ। ठीक है, लिखो, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं, इसके अलावा विकसित देशों को फायदा, विकसित राष्ट्र को फायदा हुआ है बेसिकली इनसे। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, वैश्विक तापन भी से बढ़ा, यानी ग्लोबलाइजेशन, ये क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग है, उससे क्या हुआ? बढ़ा। अब क्षेत्रीय विषमता कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या मतलब वैश्वीकरण हुआ है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट आता है वो ऐसी जगह आता है जहां इन लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, बेहतर संसाधन हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब देखो भारत के कई राज्य जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस प्रकार के राज्य, कर्नाटक है, वहाँ बड़ी, बेंगलोर है, मतलब कर्नाटका वगैरह, उन जगह बहुत बड़ी कंपनी आई, बहुत निवेश आया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहाँ इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, जहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं। उत्तराखंड में कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है बताओ इतना ज़्यादा? तो क्षेत्रीय विषमताएं तो कहीं ना कहीं क्या हुई है? बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा विकसित राष्ट्र को फायदा, क्यों? उनके पास टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया? उस रिसोर्सेज का यूज किया और अपने फायदे में व्यापार किया। और इसके अलावा वैश्विक तापन आप देख ही रहे हो, ये था आपका क्या? वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। तो इससे आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बिल्कुल भी समझ के मतलब समझ से परे नहीं है ये चीज़ कि आप इसको गलत करो। एक बार इसको अच्छे से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।